हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग समास का मॉक टेस्ट। इससे पहले मैंने संपूर्ण हिंदी को बेसिक से हाई लेवल तक सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाइए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है संपूर्ण सामान्य हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ जाके आप सभी कंसेप्ट और ट्रिक को देख लीजिए। यकीन मानिए कि उसके बाद आपको दोबारा जीवन में कभी भी किसी और बुक को पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी या फिर कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग समास का, है ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को। इसमें मैं समास के संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैं एक साथ ले लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए बेदर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं समास संपूर्ण निचोड़। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन द्विगु समास का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए बी सी डी है, आपको बताना है कौन सही होगा। आप अपना उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपने कितना सही किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो द्विगु समास होता क्या है समझिए। किसी भी शब्द का जो पहला अगर क्या हो, पद हो, अगर वो संख्यावाचक होता है तो होता है द्विगु समास। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, त्रिभुवन। त्रिभुवन में त्रि क्या मतलब क्या होता है, तीन। यानी कि कोई भी शब्द है और उसका पहला जो पद है अगर वो संख्यावाचक होता है तो होता है द्विगु समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। तो द्वंद्व समास होता क्या है, द्वंद्व समास ऐसे समास को बोलते हैं जिसमें क्या हो, दो शब्द आए और दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह आए, तो उसी को बोलते हैं द्वंद्व समास, है ना। और वो शब्द क्या हो, एक दूसरे के विपरीत भी हो तो होता है द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रुपया पैसा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट को समझते हैं यहाँ से। चलिए अव्ययभाव समास एक उदाहरण का जो क्या उदाहरण है, यथाशक्ति। ठीक है, का सही विग्रह क्या होगा, है ना। जो अव्ययभाव समास है यथाशक्ति होता है, इसका अगर मतलब विग्रह किया जाए तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यही इसका क्या होता है, विग्रह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है। देखिए पाप और पुण्य क्या है, पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य होता है, और पुण्य का उल्टा क्या होता है, पाप होता है। और दोनों के बीच में योजक चिन्ह है तो हम कह सकते हैं कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अभी बताए थे पीछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। अब देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और उसके बदले में कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर हम कहते हैं किसको है, जिसका जो उदर यानी कि पेट बड़ा हो उसको बोलते हैं लंबोदर। और उसको किसको बोलते हैं हम, गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका तीसरा अर्थ क्या निकला, गणेश जी निकला कि नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं इसको बहुव्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं है ना, एक तीसरा पद प्रधान इसका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में कौन समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। हाँ, देश प्रेम का मतलब क्या, देश से प्रेम। ठीक है ना, देश प्रेम, देश से प्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी क्या हो, कारक विभक्ति आ जाए, कोई भी शब्द के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो या कारक विभक्ति आ जाए तो होता है क्या, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रम धाराय समास। आप समझिए क्रम धाराय समास कहते किसको है। क्रम धाराय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष से हो, यानी कि किसी भी संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो वहां पे होता है कौन सा समास, क्रम धाराय समास। अब देखिए परमेश्वर, है ना, ईश्वर क्या है, परम है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई गई है, ईश्वर की विशेषता बताई गई है कि ईश्वर कैसा है, तो परम है, महान है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी शब्द हो अगर उसमें संज्ञा आ रहा हो और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही हो तो उसको बोलते हैं क्रमधाराय समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए गौशाला में कौन सा समास होगा, गौशाला में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। हम बोले थे ना कि अगर कोई भी शब्द के बीच में अगर योजक चिन्ह का क्या हो, लोप हो रहा हो। ठीक है, योजक चिन्ह नहीं, कारक विभक्ति का लोप हो रहा हो तो हम कह सकते हैं उसको तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए गौशाला मतलब क्या होता है, गायों के लिए शाला, यानी कि गाय का घर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना का आया कि नहीं, तो क्या क्या होता है, का होता है विभक्ति चिन्ह, कारक विभक्ति चिन्ह होता है। तो जिस शब्द में अगर कारक विभक्ति चिन्ह का लोप हो तो वहां पे होता है कौन सा, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह में कौन सा समास है।
नवग्रह में कौन समास है? तो अब द्विगु समास, क्योंकि इसका जो पहला पद होता है क्या होता है? संख्यावाचक होता है। नव मतलब क्या होता है? 9 ग्रह, ठीक है, यानी कि 9 ग्रह, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विगु समास, ठीक है, जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं सब कुछ बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया हूँ अपने, है ना, प्लेलिस्ट में। अब वहाँ जाके जरूर कंसेप्ट देख लीजिएगा, फिर दोबारा आपको कोई भी क्वेश्चन जीवन में गलती नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी में कौन समास है? विद्यार्थी में कौन समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, है ना। विद्यार्थी यानी कि विद्या को ग्रहण करने वाला, ठीक है। को आया कि नहीं, कारक चिन्ह का बोध होता है कि नहीं होता है? तो हम कह सकते हैं अगर कोई भी शब्द के बीच में कारक चिन्ह का लोप अगर लग रहा है आपको है, तो वहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। आंख बंद करके आप मार सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्यादान में कौन समास है? देखिए स्पष्ट है, कन्या को दान, कन्या को दान दिया जाए, है ना, कन्या का दान। कन्यादान मतलब क्या होता है? कन्या का दान। तो का आया कि नहीं, तत्पुरुष समास हो जाएगा। बस आपको इतना करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग पात में कौन समास है? साग और पात, देखिए साग का उल्टा पात, पात का उल्टा साग, और बीच में योजक चिन्ह क्या होता है? द्वंद्व समास। जी हाँ, द्वंद्व समास क्या होता है? दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह आए और दोनों शब्द क्या हो? एक दूसरे के विपरीत हो, तो वो होता है कौन सा? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आए क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। मैंने क्या बोला था आपको? अगर कोई भी संज्ञा की विशेषता बताई जाए किसी भी शब्द में तो होता है कर्मधारय समास। देखिए नील कमल, यानी कमल कैसा है? नीला है। कमल क्या है? संज्ञा है कि नहीं संज्ञा है? कमल क्या है? संज्ञा है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं ना, कोई भी वस्तु का नाम जो दुनिया में, किसी वस्तु या कोई भी चीज़ का नाम क्या होता है? संज्ञा ही होता है, ठीक है। किसी का नाम है तो संज्ञा होता है। तो यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि, यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है? तो नीला है, तो हम कह सकते हैं कर्मधारय समास है, ठीक है। आगे, चतुर्भुज में कौन समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ठीक है। चतुर्भुज मतलब क्या होता है? विष्णु जी को बोलते हैं चतुर्भुज, है ना। यानी कि किसी बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकलता हो, तो उसको बोलते हैं हम बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज मतलब क्या होता है? जिसके चार भुजा हो, ठीक है। और किसको बोलते, कौन है वो? है आपके नारायण भगवान, ठीक है, विष्णु जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। देखिए भाई बहन में कौन समास है? स्पष्ट है, द्वंद्व समास। भाई का उल्टा बहन, बहन का उल्टा भाई, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है, भाई बहन में बिना योजक चिन्ह दिए हुए भी, तो आप पहचान लीजिएगा कि ये हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि भाई का उल्टा बहन होता है, बहन का उल्टा भाई होता है, ठीक है। अगर नहीं उसका विपरीतार्थक निकाले तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वनवास में कौन समास है? वनवास में कौन समास है? वन में वास, वनवास, यानी कि तत्पुरुष समास में आया कि नहीं। तो कोई भी कारक विभक्ति अगर चिन्ह आ जाए कोई शब्द के भीतर तो होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं आगे क्वेश्चंस। पीताम्बर में कौन समास है? पीताम्बर में कौन समास है? तो ये भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। हम जानते हैं बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका तीसरा अर्थ निकलता है, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। आजन्म में शब्द में कौन सा उदाहरण है? जो आजन्म शब्द है इसका किसका उदाहरण है, मतलब कौन से समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अव्ययभाव समास। अब समझते हैं अव्ययभाव समास होता क्या है। तो अव्ययभाव समास का जो पहला पद होता है वो होता है उपसर्ग। जी हाँ, अगर आपको किसी भी शब्द में पहला अक्षर अगर उपसर्ग लगे तो हो जाएगा कौन सा? अव्ययभाव, ठीक है, समास, ठीक है। चलिए अब आखिरी बार बढ़ते हैं, समझते हैं और क्वेश्चंस को। चलिए यहाँ देखते हैं और क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर में कौन समास है? तो युधिष्ठिर में कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है, याद रखिएगा युधिष्ठिर में ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलाकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? ठीक है, समझिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं समास, ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है समास की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। समास कहते किसको है? इसका अर्थ क्या होता है? सो संक्षेपण, जी हाँ, शब्द का संक्षेपण जो बड़े वाक्य में लिख सकते थे, जैसे हम लिखते हैं क्या, राजा का पुत्र, तो इसको क्या बोलते हैं संक्षेप में, समास के रूप में राजपुत्र बोलते कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वही होता है समास। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप, क्या होता है? संक्षेप होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पद अव्ययभाव समास है? तो अव्ययभाव समास क्या बताए थे आपको? जिसका पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। तो देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति क्या है? एक उपसर्ग है, इसलिए प्रतिदिन क्या होगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और वहाँ पर कौन समास होगा? तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अभी बताए थे आपको
कि बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, इसका तीसरा अर्थ निकलता है, उसी को बोलते हैं बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर में, यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ से, देशांतर में कौन समास है, देशांतर में कौन सा समास है, तो आपका जो आंसर होगा तत्पुरुष समास, है ना। देश का अंतर, देशांतर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या आया, कारक चिन्ह का अन्य विभक्ति आया ना, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दीनानाथ में कौन समास है, दीनानाथ में कौन समास है, तो क्रमधाराय समास है ना। किसी की विशेषता बताई जाए, है ना, किसी भी संज्ञा की क्या हो, विशेषता बताई जाए, उसी को बोलते हैं क्रमधाराय समास। आगे बढ़ते हैं, चल देखते हैं। उसके बाद है मुख्य दर्शन में कौन समास है, मुख्य दर्शन में कौन समास है, तत्पुरुष समास। मुख्य दर्शन मतलब क्या होता है, मुख्य दर्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन समास शब्द बहुव्रीहि समास के सही उदाहरण है, निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुव्रीहि का समास का एक अच्छा उदाहरण है, सही उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपको पंचानन, ठीक है। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है निशाचर में कौन समास है, निशाचर में कौन समास होगा, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौराहा में कौन समास होगा, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। बोले थे ना, किसी का भी शब्द का अगर पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो होता है द्विगु समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। चल देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए देशमुख, जो क्वेश्चन आपका है देशमुख में कौन समास है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा देशमुख में, ठीक है, देशमुख में। आगे बढ़िए। सुपुरुष में कौन समास होगा, तो क्या हो जाएगा, क्रमधारय समास। मैंने ये बोला था ना, क्रमधारय समास का परिभाषा, अगर किसी भी समास का शब्द का, है ना, या संज्ञा हो, उसकी क्या हो, विशेषता बताई जाए। जैसे पुरुष कैसा है, सु मतलब क्या होता है, अच्छा, सु मतलब क्या होता है, अच्छा है, तो पुरुष के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो किसी भी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ आता है क्या होता है, क्रमधारय समास होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे यहाँ से, उसके बाद है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो ये कर्मधारय समास बनता है। बोले थे ना, किसी की अगर कोई भी शब्द में विशेषता वाली बोध हो जाए, विशेषता किसी की बताई जाए, तो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट समझते हैं। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास चयन कीजिए, कौन सा हो जाएगा द्विगु समास, देखिए अच्छे से देखिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा इसका, सप्ताह, है ना, द्विगु समास होगा। क्योंकि हम बोले थे किसी भी शब्द का जो पहला शब्द मतलब होता है, पद होता है, वो अगर संख्यावाची हो, तो होते क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे सप्त में क्या, सप्त का मतलब क्या होता है, 7, ठीक है। चलिए इसीलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें सही सामायिक पद है, किसमें सही समासिक पद है, तो क्या हो जाएगा इसमें, दिवारात्रि में, है ना, क्या हो जाएगा आंसर, दिवारात्रि में। बाकी आपका आंसर गलती है, सिर्फ और सिर्फ बी सही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गगनचुंबी में कौन समास है, तो ये फिक्स है, तत्पुरुष समास। गगन को चुमने वाला, है ना, को आ गया ना, ये चिन्ह क्या हो रही, कारक चिन्ह आ गया, तो हम कह सकते हैं ये तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड देखिए यहाँ से, चलिए समझते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए यहाँ से, देखिए धक्का मुक्की में कौन समास है, तो एक हो जाएगा कौन, द्वंद्व समास। बोले थे ना, किसी भी शब्द के बीच में यदि चिन्ह है और दोनों शब्द क्या हो, उल्टा हो, तो होता है द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। त्रिफला में कौन समास है, त्रिफला में कौन समास होगा, तो द्विगु समास, ठीक है। संख्यावाचक है, त्रि मतलब क्या होता है, 3, फल मतलब क्या होता है, फल, जिसमें 3 फल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात रखिए, तन मन धन में कौन समास है, तो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। योजक चिन्ह होगा जिसमें, वो होता है कौन सा, द्वंद्व समास, लेकिन उल्टा भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चक्रपाणी में कौन समास है, चक्रपाणी में कौन समास है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का परिभाषा क्या होता है, जिसके कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, बल्कि उसका तीसरा अर्थ निकलता है। चक्रपाणी किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चक्रपाणी बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। आप समझिए यहाँ से, पाप पुण्य में कौन समास है, तो ये फिक्स है, द्वंद्व समास ही होगा, है ना। विपरीत विपरीत हो और योजक चिन्ह हो, वो क्या होता है, पाप और द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में कौन समास है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। पंच मतलब क्या होता है, 5, संख्यावाचक आ गया, तो द्विगु समास होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं यहाँ से और क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन है यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी में कौन समास है, तो क्या हो जाएगा, क्रमधारय समास। देखिए मृगनयनी, जिसका नयन कैसा है, मृग के समान है, विशेषता बताई जाएगी ना, किसी की विशेषता बताई गई, नहीं बताई गई, किसी की विशेषता बताई गई है, यानी किसी संज्ञा की विशेषता बताई गई है। तो जिस भी शब्द में अगर संज्ञा की विशेषता बताई जाए, तो वहाँ होता है कौन समास,
क्रम धाराई समास होता है। बस आपको याद रखना है। आगे, निम्न में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है? तो कौन सा हो जाएगा अव्ययभाव? ये हो जाएगा प्रतिदिन। अव्ययभाव क्या होता है? जिसका पूर्व पद क्या हो? उपसर्ग हो। जैसे प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपसर्ग है, इसलिए प्रतिदिन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते के साथ ही पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, वह कौन समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चंस। और संपूर्ण हिंदी को बेसिक से हाई लेवल पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।